हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 9वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 70 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 21 दिसंबर 2020। आज की वर्कशीट में हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 4, दो चरों वाले रेखिक समीकरण। ठीक है, ये आपकी कौन सी वर्कशीट की रिवीजन हो रही है? वर्कशीट नंबर 15, 16, 17 एंड 18। ठीक है ना? देखिए, आपकी वर्कशीट में टोटल 10 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 क्वेश्चन आपके पास एमसीक्यू है जिसमें आपको टिक लगाना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 to 10 आपको पूरे सॉल्व करने। ठीक है ना? चलिए एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन रेखिक समीकरण नहीं है? तो पहली बात तो रेखिक समीकरण होता क्या है? रेखिक समीकरण देखो वो समीकरण होती है जिसमें जो x की वैल्यू, x की जो पावर होती है घात, वो 1 होनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं रेखिक समीकरण। ठीक है, तो अब हम जल्दी से इन चारों में देख लेते हैं किस किस में x की घात 1 नहीं है। जिसकी नहीं होगी वो रेखिक समीकरण नहीं होगा। ठीक है ना? लेकिन आप ऐसे ही इस समीकरण को देख के नहीं बता सकते हो। ठीक है, कुछ कुछ को बता सकते हो, जैसा कि अगर मैं आपको a पार्ट बोलूं यहाँ पर, तो a पार्ट है आपके पास 3x + 3 = 5x + 2। तो हम ऐसा करते हैं, x वाले एक साथ रख देते हैं और जिनके साथ x नहीं है उनको एक साथ रख देते हैं। ठीक है, तो 1 = 2x। तो देखो यहाँ पर जो x की घात है वो 1 ही है, 1 ही है ना, आगे और नहीं आपको हल करना। तो इसका मतलब ये तो रेखिक समीकरण है। ठीक है, b वाला देखते हैं। अगर आप b वाला यहाँ देखो ना, आपको देख के ही पता चल रहा है यहाँ पर x की घात 2 है, लेकिन रेखिक समीकरण तो वो थे ना जिसमें x की घात 1 होती है। फिर ये तो रेखिक समीकरण नहीं हुआ और ना ही ये किसी से कट रहा है, क्योंकि यहाँ पर x की घात 1 है। अगर यहाँ पर भी 2 होती, हाँ, तो शायद से कुछ होता कि शायद कट जाए या फिर माइनस करके कुछ हो जाए, पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है ना, तो इसका मतलब ये रेखिक समीकरण नहीं है। ठीक है, आगे वाले और देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है 7/3x - 5 = 4x - 3। तो देखो यहाँ भी x की घात 1 है और यहाँ भी 1 है, तो इसका मतलब ये तो रेखिक समीकरण है ना? तो ये रेखिक समीकरण है। ठीक है, अब डी वाला देखते हैं। वैसे अगर हम डी वाला देखें ना, तो इसमें हमको देख के लग रहा है कि ये तो रेखिक समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर भी तो x की घात 2 है, तो फिर ये भी रेखिक समीकरण नहीं होगा, जैसे बी वाला नहीं था। लेकिन आप ऐसे ही समीकरण को देख के नहीं बता सकते कि वो रेखिक है या नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप इसे हल करोगे ना, तो शायद से ये कट जाने वाले हैं। एक बार करके देखें। देखो, इसमें एक सर्वसमीका लग रही है, कौन सी? a + b का होल स्क्वायर। वो क्या होती है? a² + b² + 2ab, यही होती है ना। इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, तो x² + 4 + 4x = x² - 8। अब देखो इससे ये तो कट हो गया। कैसे कट हुआ? कई बच्चों को ये दिक्कत है कट करने में। लास्ट वर्कशीट में भी मैंने ये कट किया था, तो बच्चों ने पूछा था कि मैम ये कैसे कट हुआ। देखो, जब भी दोनों अपोजिट साइड पर, आमने सामने वाली साइड पर सेम संख्या हो और सेम साइन हो, जैसे कि यहाँ x² प्लस का है, यहाँ भी प्लस का है, तो कट जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है प्लस वाले, माइनस वाले भी कट सकते हैं, जैसा कि 4x² + 9 = माइनस का 4x² + 5। तो देखो संख्या भी सेम है, साइन भी सेम है और दोनों अलग अलग साइड पे है, एक इस साइड है और एक इस साइड, तो ये कट जाएंगे। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया आमने सामने कैसे करते हैं, जब आपके पास सेम डिजिट और सेम साइन हो। ठीक है ना? तो अब देखो x² से x² तो कट गया, क्या बचा? 4 + 4x = -8, यही बचा ना। अब देखो यहाँ पर x की घात कितनी है? 1 है। इसका मतलब ये रेखिक समीकरण है, पर देख के हमें क्या लग रहा था? ये नहीं है ना, इसलिए हम कोई भी समीकरण को देख के नहीं बता सकते। तो इसका आंसर क्या हुआ? बी वाला, क्योंकि आपको यही बताना था कौन से रेखिक समीकरण नहीं है। ठीक है, चलिए सेकेंड वाले में कह रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण के अधिकतम हल। कह रहा है दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उसके कितने हल हो सकते हैं? कितने भी। जैसा कि अगर मैं कोई भी एक समीकरण यहां ले लूं, ये ले लिया मैंने। ठीक है, अब अगर मैं x का मान 0 रखूंगी तो y का मान 9 आएगा, है ना। x का मान 1 रखूंगी तो y का मान 7 आएगा। ऐसे तो मैं x के मान रखती रहूंगी और y के निकलते रहेंगे, तो ये तो बहुत सारे हो जाएंगे। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है आपके पास? सी, इनके बहुत सारे हल होते हैं।
ठीक है, चलिए थर्ड वाले में कह रहे हैं अगर आपके पास x 0 के इक्वल हो का आलेख एक रेखा है जो है क्या है, देखो अगर मैं यहां पर ये बनाऊं, आपको पता है ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है, ठीक है। यहां पर जितने भी नंबर होते हैं ये सब क्या बताते हैं, ये आपको ये बताते हैं कि x इजिकल टू 0 है, मतलब y1 है x 0 है, y2 है x 0 है, y3 है x 0 है, y4 है x 0 है, y5 है x 0 है, हर नंबर यही बताता है। उसी तरीके से यहाँ भी हर नंबर यही बताता है। तो जब आप y अक्ष पे होते हो ना तो x जो है वो 0 होता है। इधर इधर की बात नहीं कर रही मैं इन चारों की, यहाँ पर तो y और x दोनों ही कुछ ना कुछ होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पर y अक्ष की इस रेखा पे बात कर रही हूँ। तो जब भी आप यहां पर होगे ना x हमेशा आपका 0 होगा, और जब भी आप यहां पर होगे x अक्ष पे तो y हमेशा 0 होगा, ठीक है नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा b, इसका मतलब x 0 कब होता है, y अक्ष पे होता है, ठीक है। चलिए फोर्थ वाला देखते हैं, कह रहा है समीकरण 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, इसका हल बताओ। तो इनमें से कौन सा होगा यही तो बताना होगा। तो ऐसा करते हैं एक एक बार ना इनके मान रख के देख लेते हैं। अब मान कैसे रखें, कैसे पता चलेगा कि x का कौन सा है y का कौन सा है। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी ये मान दे रखे हैं ना हमेशा पहले वाला x का होता है और दूसरे वाला y का होता है, हमेशा, ठीक है। चलिए x की जगह 0 रख देते हैं, अब y की जगह क्या करते हैं -3 रख देते हैं। अगर ये दोनों बराबर बराबर आ गए तो ये इसका हल है, जो कि ये बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये हल है, ठीक है। बी वाला चेक करते हैं फिर। अब की बार x की जगह हम 2 रखने वाले हैं और y की जगह हम 3 रखने वाले हैं, ठीक है ना। 3 2 जा 6 माइनस 3, तो ये भी बराबर आ गए, तो इसका मतलब ये भी इसका हल है, ठीक है। सी वाला रख के देखें, चलो देख लेते हैं। तो x की जगह आपकी बार 3 रख देते हैं और y की जगह आपकी बार 6 रख देते हैं, तो ये भी बराबर आ रहे हैं, तो ये भी इसका हल है ना। तो सारे इसके हल हैं, इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया, डी इसका आंसर है, ठीक है। चलिए लास्ट है एमसीक्यू वाला, फिर जो खुद पूरे सॉल्व करने हैं वो करेंगे। कह रहा है निम्नलिखित रैखिक समीकरण का एक हल, आपको हल दे रखा है, अब की बार आपको हल दे दिया, रैखिक समीकरण आपको बताना है कौन सी होगी। कोई बात नहीं, हल दे दिया ना, अभी भी हमने करना तो वही है, इनके मान ही रखने हैं। तो पहले वाले समीकरण में इसका मान रख के देख लो, x की जगह 2 रख लो और y की जगह 3 रख लो। अगर दोनों साइड बराबर आ गई तो यही रैखिक समीकरण है, नहीं आई तो दूसरी वाली चेक कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखो ये तो नहीं आई, तो इसका मतलब ये रैखिक समीकरण इस हल की नहीं है, किसी और हल की होगी, ठीक है। बी का देखते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 है, फिर वही x की जगह 2 रख दिया और y की जगह मैंने 3 रख दिया, तो ये आ गई बराबर, आ गई ना बराबर, इसका मतलब ये इस वाले हल की रैखिक समीकरण है। अब बात आती है सी और डी की, वो भी तो हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पर x प्लस वाई दे रखा है, मतलब 2 प्लस 3 तो 5 होगा ना, 8 नहीं हो सकता, तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वैसे भी ये एमसीक्यू है, और डी वाले में यहाँ -x है, तो -2 प्लस 3 तो बिल्कुल 8 नहीं हो सकता, तो ये दोनों नहीं है, इसका आंसर क्या आ गया, बी आ गया, ठीक है ना। चलिए खत्म। अब आते हैं 6th पे जो हमें पूरे सॉल्व करने। तो हमसे यहाँ पर कह रहा है समीकरण, आपको एक समीकरण दे रखा है कि 2 हल ज्ञात कीजिए, तो आपको इस समीकरण के 2 हल निकालने हैं, ठीक है। आगे कह रहा है तथा जांच कीजिए कि 3,2 इस समीकरण का हल है। पहले तो 2 हल निकालने हैं, उसके बाद ना एक हल इन्होंने खुद से दे रखा है, आपको वो बताना है कि जो आपको समीकरण दे रखी है वो उसका हल है या नहीं है, ठीक है। तो पहले तो हमको जो 2 हल निकालने हैं ना, पहले हम वो निकाल लेते हैं। तो देखो दोनों में x था ना, तो पहले मैंने इस समीकरण को थोड़ा सा ठीक से सॉल्व कर लिया है, तो प्लस का x है इधर आके माइनस का हो गया, इस y को मैं उधर ले गई, तो x आ गया 5 माइनस वाई। बस अब करते हैं, तो बॉक्स बना के करते हैं, ठीक है। 2 ही निकालने, तो चलो 2 के लिए ही बनाते हैं, मैंने 3 के लिए बना दिया था, इतना ही रखते हैं, ठीक है, ये एक्स्ट्रा है। हाँ तो अगर मैंने y को 0 रखा तो x मेरा 5 आएगा, कैसे, यहाँ रख के दिखाती हूँ मैं आपको ताकि आपको पता चल जाए। y की जगह 0 रख दो तो x कितना आ गया 5। अगली बार में ना मैंने y को 1 रख दिया, आप कुछ भी रख सकते हो, ऐसा नहीं है जो मैं
यहाँ पर रख लूं वही आपने रखना है, नहीं कुछ भी रख सकते हो, सिर्फ 2 हल निकालने हैं, कोई से भी निकल जाएंगे, क्योंकि अभी हमने क्या था रैखिक समीकरण के तो बहुत सारे हल होते हैं, उनमें से मैं कोई 2 आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब की बार मैंने y की जगह 1 रख दिया तो x कितना आ गया 4, तो मैंने यहाँ 4 लिख दिया। ठीक है ना, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 2 हल कौन कौन से आए, एक तो 5 और 0 आया और एक 4 और 1 आया। ठीक है, अब बात आती है जांच करने की, तो चलिए यहाँ लिख देते हैं कि हम जांच कर रहे हैं। अब यहाँ तो 3 और 2 ना, तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये समीकरण है ना, इसमें 3 और 2, x की जगह 3, क्योंकि अभी हमने किया था कि पहले वाला जो होता है वो x होता है और दूसरे वाला जो होता है वो y होता है, इनको रख देते हैं इनके मान। अगर दोनों साइड बराबर आ गई तो ये इसका हल है, नहीं आई तो नहीं है ना। चलो, तो x की जगह 3 रख दिया और y की जगह मैंने 2 रख दिया, 3 इज इक्वल टू 3, ये तो बराबर आ रही है। तो जांच करना था 3/2 समीकरण का हल है, हाँ 3,2 इस समीकरण का हल है। ठीक है, चलिए 7th देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहे हैं, यदि बिंदु 5,2 रेखिक समीकरण इसके आलेखन पर स्थित है तो k का मान ज्ञात कीजिए। आलेख पर स्थित है, देखो आपको ना एक रेखिक समीकरण दे रखा है, ये जब आप इसका ग्राफ बनाओगे है ना, तो उस पर ये 2 बिंदु आ रही है। ठीक है, मतलब अगर इसका ग्राफ कुछ मान लेते हैं ऐसा बना, तो यहाँ कहीं वो बिंदु ये 5 और 2 होगी, तो जब आलेख पर स्थित होती है ना, मतलब ये इसके हल हैं इस रैखिक समीकरण के। तो आपको सीधे तरीके से ना देके थोड़ा सा घुमा के दे दिया है कि 5 और 2 इस रैखिक समीकरण के ही हल हैं, तो आपको x का मान निकालना है। तो जब हल दे रखे हैं तो इसका मतलब x आपको 5 दे रखा है और y आपको 2 दे रखा है, सॉरी k का मान निकालना है, x का नहीं k का। बस पुट कर दो, x की जगह 5 रख दो और y की जगह 2 रख दो। ठीक है, यहाँ पर मैंने शायद कुछ गलत लिख दिया है, हाँ k था और मैंने यहाँ पर गलती से x लिख दिया, चलिए इसको सही कर देते हैं अब। ठीक है, तो यहाँ आ गया 10k, तो ये आ गया 5k प्लस 10 इज इक्वल टू 10k। अब मैंने क्या किया, ये 5k प्लस का था ना, इधर ले आई तो ये माइनस का हो गया, तो ये 5k ही रह गया। अब 5 मल्टीप्लाई का है तो इधर ले आई तो ये डिवाइड का हो गया, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2, और आपको k का ही मान निकालना था, तो वो आ गया आपके पास 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी यहां पर हो गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इसको हटा देते हैं पहले, फिर देखते हैं, 1 मिनट रुको। देखो कह रहा है समीकरण 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 7 का आलेख खींचे, मतलब आपको उस पे ग्राफ पे इसकी लाइन बनानी है। ठीक है, आलेख की सहायता से जांच कीजिए क्या x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 3 समीकरण का हल है। तो पहले आपको आलेख बनाना है ना, तो पहले हम वही बना लेते हैं। ठीक है, तो देखो पहले ना मैंने ये समीकरण लिख दी, इसको थोड़ा सा हल कर दिया, माइनस का था इधर प्लस का लिया और 2 मल्टीप्लाई का था इधर आके डिवाइड कर दिया। ठीक है, आलेख तो मैं तभी खींचूंगी ना आलेख जब मेरे पास इसके हल होंगे, हल तो मेरे पे है ही नहीं, वो तो मुझको निकालने पड़ेंगे। तो चलिए पहले वही निकाल लेते हैं, फिर वही टेबल की हेल्प से ही निकालने वाले हैं हम। 3 निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इस बार हमारे को कुछ बोला नहीं है, 2 ही निकालने, तो मैं यहाँ पर 3 निकाल लूं। ठीक है ना, अब देखो मैं पता है क्या करूंगी, x का कुछ ऐसा मान रखूंगी कि वो 7 में जुड़ने के बाद ना सम संख्या बन जाए। ऐसा क्यों, क्योंकि नीचे ना 2 है और 2 की टेबल से फिर वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, पॉइंट में नहीं आ पाएगा आंसर, है ना, आसानी से बन जाएगा। मैं यहाँ रख के भी दिखा रही हूँ आपको साथ साथ। x की जगह पता है पहले मैंने ना 1 रख दिया, तो 8/2 x की जगह 1 रखा तो y कितना आ जाएगा 4 कट करके। ठीक है, अब की बार में मैंने x की जगह पर ना 3 रखा, तो ये हो गया 10/2, तो y कितना आ गया 5। अब की बार में मैंने x की जगह 5 रखा, मैं ये वाले संख्या इसलिए रख रही हूँ ताकि मेरी ऊपर सम संख्या बन पाए। ठीक है, तो मेरा y कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा अगर मैं x की जगह 5 रखूंगी तो। ठीक है, तो मेरे 3 यहाँ पर हल निकल गए। अब मैं इसका आलेख यहाँ पर बनाते हैं, चलो नेक्स्ट पे बनाते हैं, ऐसे ही बनाते हैं ना, एक x अक्ष और एक y अक्ष, ये 0, यहाँ पर 1 2 3 4, इनके बीच के जो
गैप है ना, आप उन्हें इक्वल रखना, ठीक है। और पेंसिल और स्केल से बनाना, आप इसे ग्राफ पेपर पे भी बना सकते हो, ठीक है। यहाँ हम एक्स लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ही बना लेते हैं, और हमें चाहिए नहीं वैसे। यहाँ पर माइनस क्या आते हैं, यहाँ पर वाई अक्ष है, ठीक है। -1 -2 दो ही डाल के छोड़ दिए, क्योंकि ये मुझे चाहिए नहीं, माइनस में मैंने कोई भी निकाला ही नहीं है, ठीक है। चलिए पहले देख लेते हैं क्या क्या हल थे एक बारी। 1 4 3 5 5 6 यहाँ लिख लेते हैं। तो 1 4 3 5 है और 5 6 है। चलो 1 4 यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। आप इसे पेंसिल और स्केल से बनाना ऐसे करके, तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। 3 5 यहाँ पर कहीं आएगा, और 5 6 है, तो 5 ये रहा, और इसको अगर हम सीधा ऐसे लेके जाएं तो 6 ये रहा, ठीक है। जोड़ दो, स्केल से और पेंसिल से ही जोड़ना। ये किसका समीकरण का आया, ये 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 7 का, ठीक है ना। चलो ये तो बन गया मेरा, आलेख खींचे तो हो गया। अब क्या कह रहा था, इसी आलेख की सहायता से बताने हैं। तो देखो x3 और y2 है, तो यहां पर है कहीं, तो ये इस वाली लाइन पे तो नहीं है, ये वाली बिंदु नहीं आ रही ना, इसका मतलब ये इसका हल नहीं है। जो भी इस लाइन पे बिंदु है, जितनी भी, वो सारी इस समीकरण का हल है, अब बाकी की नहीं है। और ये इस लाइन के नीचे है बिंदु, तो ये इसका हल नहीं है। फिर भी एक बार हम इस समीकरण में इनके मान रख के चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो आपके पास ये था, y की जगह मैंने 2 रख दिया, x की जगह मैंने 3 रख दिया। अगर दोनों बराबर आए तो ही तो हल होंगे, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं आ रहे ना, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2 समीकरण का हल नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए, तो आपको मान निकालना है। तो ये बहुत आसान है, यहाँ माइनस का 9 है, उधर गया तो ये प्लस का 9 हो गया, 7x इज इक्वल टू 25 आ गया। ये मल्टीप्लाई का 7 है, इधर आके ये डिवाइड का 7 हो गया, ठीक है। सेकेंड वाला देखते हैं। अपॉन में दिया है, कोई बात नहीं, आसान है क्योंकि इसके हर एक जैसे है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान से देखिए, वैसे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, पर आसान तरीका, जब दोनों साइड अलग अलग, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे हर एक जैसे हो, तो आप उन्हें काट सकते हो, कट जाते हैं वो, ठीक है। अब आपके पास ये बचा, तो ये प्लस का 5 है, उधर जाके ये माइनस का 5 हो गया, y कितना आ गया, माइनस का 8। आपको इसी का ही तो मान निकालना था, ठीक है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम। कह रहे हैं सारिका बाल दिवस के अवसर पर चॉकलेट बांटती है, वह प्रत्येक बच्चे को 5 चॉकलेट देती है, ठीक है। तो कह रहा है कि जो सारिका है ना, वो बाल दिवस पे क्या करती है, चॉकलेट बांटती है। हर एक बच्चे को कितनी चॉकलेट देती है, 5 चॉकलेट देती है, ठीक है। तथा वयस्कों को कुल 20 चॉकलेट देती है, मतलब बड़ों को। तो कह रहा है हर एक बच्चे को तो 5 चॉकलेट देती है, और बड़ों को कितनी देती है, 20। हर एक को नहीं, जितने भी बड़े हैं ना, सबको मिला के 20 चॉकलेट दे रही है, ठीक है। यदि बच्चों की संख्या को 5 से तथा कुल बांटी गई चॉकलेट को y से दर्शाया गया। अब जितने भी बच्चे हैं उनकी संख्या को मैंने किससे दर्शाया, x से, ठीक है। और कुल चॉकलेट जितनी बांटी गई, दोनों की मिला के, बच्चों की भी और बड़ों की भी, उसको मैंने y से दिखाया। तो मुझे क्या करना है, इसे 2 चरण वाले रैखिक समीकरण द्वारा दर्शाइए, मतलब आपको रैखिक समीकरण बनाना है, ठीक है ना। सबसे पहली बात, x क्या है आपके पास, यहाँ पर बच्चों की संख्या, चलिए लिखते हैं। x है आपके पास यहाँ पर बच्चों की संख्या, ठीक है। और y क्या है आपके पास, बांटी गई, कुल बांटी गई चॉकलेट, ठीक है। चलो रैखिक समीकरण कैसे बनेगा, देखो एक बच्चे को 5 चॉकलेट दी है, तो x है ना बच्चों की संख्या, तो कितने बच्चे हैं x, तो कितनी चॉकलेट दी होंगी 5x, और बड़ों को कितनी दी है 20 चॉकलेट।
और दोनों को कुल मिला के जितनी चॉकलेट दी है वो हम y से दर्शा रहे हैं, तो यहाँ पर y आ जाएगा। एक बार दोबारा रिपीट करूं, कह रहा है जो बच्चों की संख्या है ना वो तो x है, तो हमने एक बच्चे को 5 चॉकलेट दी है, तो x बच्चों को कितनी दी होंगी 5x, ठीक है ना। अब बड़ों को कितनी दी है 20, बड़ों को सारे बड़ों को मिला के 20 दी है, किसी एक बड़े को नहीं दी है, ठीक है। तो यहाँ आ गया प्लस 20। अब कह रहा है दोनों को जोड़ दो, तो दोनों कुल चॉकलेट सारिका ने कितनी बांटी, बच्चों को और बड़ों को ही तो दिया, दोनों की जब मैं जोड़ दूंगी तो वो किससे दिखा रहा है y से, क्योंकि y हमारे को क्या दिखा रहा है कुल बांटी गई चॉकलेट, ठीक है। चलो फर्स्ट तो बन गई रैखिक समीकरण। सेकंड में क्या कह रहा है, यदि उसने मतलब सारिका ने कुल 145 चॉकलेट बांटी। अब आपको ना यहाँ कह रहा है कि सारिका ने मान लो 145 चॉकलेट बांटी, तो बच्चों की संख्या कितनी है फिर, तो इसका मतलब आपको दे क्या रखा है, इसका मतलब आपको y का मान दे रखा है यहाँ 145, क्योंकि कुल बांटी गई चॉकलेट तो y से ही दिखा रहे थे हम, और वो ही हमें 145 दिया है ना। अब बस कुछ नहीं करना, इस रैखिक समीकरण में y का मान रख दो, ठीक है ना। अब ये 20 प्लस का है, इधर जाके हम इसको माइनस का कर देते हैं, तो 5x कितना आ गया 125, x के साथ ये मल्टीप्लाई का, इधर आके ये डिवाइड का हो गया, तो x कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर 25। कुल बच्चों की संख्या ही तो बतानी थी, तो बच्चों की संख्या कितनी आ गई, वो आ गई 25, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। इसी के साथ आपकी ये वर्कशीट नंबर 70 कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपको वर्कशीट समझ आई अच्छे से या नहीं, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।